नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज के सत्र में हम इकोनॉमी एसेंशियल में एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसके संदर्भ में सरकार की तरफ से ये जो घोषणा की गई है, माना जा रहा है कि ये जो घोषणा है सरकार के द्वारा 15 वर्ष के बाद की गई है। यानी आज से अगर हम 15 वर्ष पहले 2008 की बात करें, तब भारत सरकार के द्वारा गेहूँ यानी गेहूँ की फसल के संदर्भ में जो स्टॉक या एक भंडारण की सीमा है वो एक तरह से बनाई गई थी। और अब सरकार ने फिर इसी सोमवार को एक घोषणा की है कि गेहूं के संदर्भ में कुछ स्टॉक भंडार करने की जो लिमिट है वो एक तरह से रहेगी। तो 15 सालों के बाद अगर सरकार को इस तरह से एक लिमिट बनानी पड़ रही है गेहूं की, तो उसके कारण क्या हैं और किस रूप में अर्थव्यवस्था में इसके प्रभाव होंगे, और कृषि क्षेत्र में और ख़ासतौर से आप महंगाई या मुद्रास्फीति की बात करें तो उसमें इसके प्रभाव क्या होंगे, हम एक अलग अलग जो पक्ष है उसके यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सरकार की घोषणा ये है कि गेहूं के संदर्भ में प्रमुख रूप से सरकार ने यह कहा है कि जो भी एक तरह से इसका स्टॉक किया जाता है, जो इसका भंडार किया जाता है, उसमें कुछ सीमा एक तरह से बना दी गई है। यानी अलग अलग जो भी गेहूं के क्षेत्र में व्यापार करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए गेहूं के जो व्यापारी हैं या गेहूं के माध्यम से आटा या अन्य तरह के उत्पाद बनाने वाले जो प्रोसेसर्स हैं उनकी बात करें, तो जो भी भंडारण आप करेंगे गेहूँ का, एक लिमिट बना दी गई है कि इससे ज़्यादा आप नहीं करेंगे। और इसके लिए सरकार ने एक ऑनलाइन वेबसाइट भी यहाँ पर एक दिया है पोर्टल में, कि उस पोर्टल पर आपको अपडेट करना है कि आप कितना एक तरह से गेहूं का स्टॉक रख रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति अगर 15 साल के बाद सरकार बना रही है एक लिमिट को लेकर, तो कहीं ना कहीं सरकार को एक सबसे बड़ी जो चिंता है वो है कि गेहूँ के जो मूल्य हैं वो अर्थव्यवस्था में ऐसा ना हो कि बढ़े। क्योंकि देखा यह गया है कि अगर हम मंडी में गेहूँ के मूल्यों की बात करें तो लगभग माना गया है कि 8% गेहूँ के मूल्यों में मंडी के स्तर पर वृद्धि हुई है। तो मंडी के स्तर पर अगर गेहूं के मूल्य में 8% की वृद्धि है तो उपभोक्ता तक पहुंचते ये और बढ़ेगा। तो 8% तो रहेगा ही, उपभोक्ता के पास तक जाते हुए बीच में जो भी कमीशन एक तरह से रहता है, जो भी लोगों का लागत होती है वो जुड़ते जाएं, तो ये 10 से 15% तक हो सकती है, ऐसा सरकार का मानना है। तो गेहूं के मूल्य नियंत्रित रहें, आवश्यकता के लिए गेहूं पर्याप्त रूप में सरकार के पास उपलब्ध रहे, देश में खाद्यान्न को लेकर कोई समस्या ना हो। सरकार ने ये जो लिमिट बनाई है उसका प्रमुख रूप से कारण यही है। आप ये भी ध्यान रखें कि यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि भारत में गेहूं के भंडार को लेकर कोई समस्या बड़े पैमाने पर है, तो ये भी बात सरकार ने स्पष्ट करी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से क्या घोषणा प्रमुख रूप से की गई है। तो सरकार ने यह कहा है कि जो भी एक तरह से व्यापारी, थोक विक्रेता या खुदरा विक्रेता हैं, या बड़ी जो भी एक तरह से सप्लाई चेन है, या जो बड़े एक तरह से सुपर मार्केट हैं, या कुछ कह सकते हैं कि आटा बनाने की अलग अलग जो कंपनियाँ हैं, उनकी तरफ से प्रमुख रूप से आप देखें जो भी एक तरह से स्टॉक किया जाता है गेहूं की, सरकार ने उसकी एक लिमिट बना दी है। और सरकार का कहना है कि ये तुरंत प्रभाव से यानी सोमवार से 12 जून से लागू हो गया है और आगामी 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगा। तो आप देखें काफ़ी लंबे समय के लिए सरकार ने इसे लागू किया है। तो सरकार का कहना है कि अगर कोई स्थिति ऐसी आती है भविष्य में जहां पर इसको लेकर कुछ सुधार करना होगा या लिमिट को हटाने की बात होगी तो सरकार बताएगी, लेकिन अभी ये आने वाले 31 मार्च 2024 यानी अगले साल तक के लिए लागू है। आप कह सकते हैं जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, वर्तमान में हमारा वित्तीय वर्ष कौन सा चल रहा है, 2023-24, तो इस वित्तीय वर्ष के अंत तक के लिए अब सरकार ने ये लिमिट एक तरह से बना दी है। अब सरकार ने एक तरह से आप देखें अलग अलग जो भी व्यापारी हैं या अलग अलग जो भी गेहूं के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, जो स्टॉक रखते हैं, उनके लिए लिमिट बताई है। जैसे अगर हम सामान्य व्यापारी या थोक में गेहूं के जो विक्रेता हैं, ये 3000 टन से ज़्यादा का गेहूं का भंडारण नहीं कर सकते हैं। रिटेलर की बात करें, जैसे रिटेलर या खुदरा विक्रेता का मतलब ये कि जहाँ से हम और आप गेहूँ खरीद रहे होते हैं, तो वो आप देखें 10 टन से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। जो बिग चेन है, मतलब आप कह सकते हैं कि बड़े जो एक तरह से, जैसे अगर हम कह सकते हैं कि जो बड़े सुपर मार्केट हैं, वहाँ पर अगर हम देखें तो उनके लिए बोला गया है कि वो अपने जो भी एक तरह से स्टॉक है वो 10 टन का स्टॉक एक तरह से रख सकते हैं। और साथ साथ उनके पास जो डिपो हैं जहाँ पर वो गेहूँ का भंडार करते हैं, मतलब अगर आप सुपर मार्केट चेन के रूप में बेच रहे हैं उसे तो स्टॉक 10 टन का, लेकिन अगर आपके कोई डिपो हैं, ऐसे कोई भंडार गृह हैं जहाँ पर आप गेहूं का भंडार करते हैं, वो 3000 टन की एक लिमिट आपको दे दी गई है। साथ साथ अगर हम प्रोसेसर की बात करें, यानी जो भी खाद्य प्रसंस्करण का काम करते हैं गेहूं का उपयोग करके, जैसे प्रमुख रूप से आप देखें गेहूं से आटा बनाना या अन्य प्रकार के जो उत्पाद हैं, जैसे अगर हम नूडल्स की बात करें या पास्ता, जो भी आपका हो सकता है गेहूं के अलग अलग जो प्रोसेसिंग करके उत्पाद बन रहा है, तो जो गेहूं की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, वार्षिक स्थापित उनके पास जो क्षमता है उसका 75% स्टॉक कर सकते हैं। यानी मान लीजिए कि उनके द्वारा एक साल में अगर मान लेते हैं कि वो 100 टन गेहूं की प्रोसेसिंग करते हैं, तो 75 टन गेहूं का वो भंडारण कर सकते हैं। तो जितनी साल की आपकी प्रोसेसिंग की लिमिट है, आप उसका 75% स्टॉक रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं।
और सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये जो एक तरह से स्टॉक की लिमिट है, इसके बारे में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की एक जो पोर्टल है, ये पोर्टल का देखिए यहाँ पर एक लिंक है, इस पोर्टल पर आपको डेली बेसिस पर प्रमुख रूप से आप देखें आपको अपडेट करना है। आप बताएंगे एक तरह से कि आपने जो भंडारण किया वो कितना है, जो लिमिट दी गई उसके ऊपर है या नीचे है, वो आपको एक तरह से स्पष्ट करना है। मान लीजिए भंडारण की जो लिमिट है उसके ऊपर है, जैसे 3000 टन की बात है, और मान लीजिए उसके ऊपर आपके पास भंडार है, तो सरकार का ये कहना है कि जब अधिसूचना जारी हो रही है, जैसे मान लीजिए 12 जून की है, तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर जो भी स्टॉक की लिमिट है उसको बनाकर लाना पड़ेगा। यानी मान लीजिए किसी के पास 5000 टन गेहूं है और लिमिट उसके लिए सरकार ने 3000 टन बताई है, तो जो 2000 टन है उसे आने वाले 30 दिन यानी 12 जून के बाद आप एक महीने का समय ले लीजिए, आपको बचा हुआ जो यानी हम कह रहे हैं कि 5000 टन किसी के पास गेहूं है और लिमिट कितनी सरकार ने बताई है, सरकार ने बोली है 3000 टन। तो ये जो बीच का अंतर है, आपको 3000 टन लाना है तो आपको 2000 टन जो गेहूं का भाग है आने वाले 30 दिन के अंदर अंदर 12 जून के बाद आपको घटाकर लाना पड़ेगा। तो ये आपको इस लिंक पर एक तरह से अपडेट करना पड़ेगा, ये आपने काम किया कि नहीं किया, और डेली बेसिस पर आप बताएंगे आपका स्टॉक कितना है। तो सरकार एक तरह से प्रमुख रूप से जो स्टॉकिस्ट हैं, जो भंडार करने वाले गेहूं के, उनके लिए कुछ कह सकते हैं कि एक दिशा निर्देश बना दिए गए कैसे वो उस पर काम करेंगे। तो ये सरकार की तरफ से गेहूं की बाजार में जो आपूर्ति है उसको लेकर एक तरह से नियंत्रण करने का प्रयास है। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से पहला कदम तो ये उठाया गया है कि एक स्टॉक की लिमिट बना दी गई है। दूसरा सरकार का ये कहना है कि सरकार की जो संस्था FCI है, अगर हम भारतीय खाद्य निगम की बात करें, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसके जो भी भंडार गए वहाँ पर जो भी गेहूं का भंडार है उसमें से सेंट्रल पूल यानी केंद्र सरकार का जो भाग है उसमें से कुछ गेहूं को खुदरा कीमत पर यानी आम उपभोक्ता के लिए बाजार में बेचा जाएगा। और इसके लिए आप देखें FCI का जो पोर्टल है, जो ऑक्शन करने के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में नीलामी की जाती है, वहाँ पर माना जा रहा है कि सरकार लगभग 15 लाख टन गेहूं की बिक्री करेगी और ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और इसके लिए आप देखें सरकार कह रही है कि 10 से लेकर 100 टन के जो लॉट होंगे, मतलब आप कह सकते हैं 10 या 100 टन की अलग अलग सीमा, 10 टन 20 टन या 100 टन, इस रूप में आपके अलग अलग जो नीलामी है वो गेहूं की जाएगी, कुल 15 लाख टन। तो यहाँ पर आप देखेंगे सरकार के द्वारा स्टॉक की सीमा बना दी गई। स्टॉक की सीमा बनाने से क्या होगा, जिसके पास अतिरिक्त गेहूं है वो बाजार में एक तरह से उस गेहूं को बेचने के लिए मजबूर होगा। इससे गेहूं की जो कीमतें सरकार को लग रहा है कुछ बढ़ी हुई हैं, क्योंकि हमने पहले ही चर्चा किया कि मंडी के स्तर पर गेहूं में लगभग 8% की मूल्य वृद्धि दिखाई पड़ी है। तो अगर बाजार में एक तरह से ये स्टॉकिस्ट एक्स्ट्रा गेहूं भेजेंगे तो क्या होगा, मूल्य में थोड़ी सी गिरावट आएगी। साथ साथ 15 लाख टन ये जो गेहूं है सरकार एक तरह से इसे बेच रही है, जो सरकार के पास एक तरह से भंडार है FCI के पास, तो ये भी सप्लाई बाजार में जाएगी, तो इससे भी क्या होगा, मूल्यों में गिरावट आएगी। तो ये सब कारण माने जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं गेहूं के मूल्यों की जो एक वृद्धि हो सकती है उसको नीचे लाने में प्रमुख रूप से सफल होंगे। अब सरकार अगर स्टॉक की लिमिट बना रही है, 15 लाख टन गेहूं को नीलामी के माध्यम से बेचा जा रहा है, तो ऐसी कह सकते हैं कि आपातकालीन आवश्यकता क्या है कि सरकार को इस तरह के कदम उठाने पड़े हैं। क्योंकि आप ध्यान रखें, इसके पहले भी अगर हम पिछले साल बात करें मई 2022 में, पहले सरकार ने घोषणा ये करी थी मई के प्रारंभिक भाग में कि हम गेहूं का निर्यात करेंगे, लेकिन सरकार ने अचानक वो फैसला वापस लिया और मई 2022 में कहा गया कि गेहूं का निर्यात नहीं किया जाएगा। क्योंकि आप देखिए उस समय रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर गेहूं का जो निर्यात था वो सही से हो नहीं पा रहा था और बहुत सारे देश जो गेहूं को आयात करते उनको समस्या हो रही थी। तो भारत के लिए अवसर बहुत बेहतर था, लेकिन हमारे यहाँ गेहूं के उत्पादन को लेकर जो स्थितियाँ थी वो थोड़ी सी कह सकते हैं नियंत्रित नहीं थी, इसीलिए सरकार ने इस निर्यात को बंद कर दिया। क्योंकि आप ध्यान रखें पिछले साल की स्थिति ये थी कि जो हीट वेव की स्थिति थी उससे गेहूं के उत्पादन में कुछ कमी एक तरह से मानी जा रही थी। ये अलग बात है कि उसका उतना प्रभाव नहीं दिखाई पड़ा। तो यहाँ पर सरकार का ये कहना है कि ताप वृद्धि की जो स्थिति रही पिछले साल में या इस साल, आप देखेंगे जो असामयिक वर्षा हुई है, मतलब बेमौसम की जो बारिश हुई है, उसने खड़ी गेहूं की फसल को खराब किया है और बड़े पैमाने पर इससे हानि हुई है। तो माना गया कि गेहूं का जो उत्पादन बाजार से एक तरह से सरकार खरीदेगी उसमें गिरावट आएगी। तो सरकार के पास स्टॉक अगर कम होगा तो सरकार ये चाह रही है कि बाजार में जो स्टॉक एक तरह से रहे और जो एक स्टॉकिस्ट या भंडारण करने के लिए या जो जमाखोरी कालाबाजारी कर सकते हैं उन पर पहले से ही एक तरह से नियंत्रण पाया जाए। साथ साथ अगर हम यहाँ पर प्रमुख रूप से मई के महीने की बात करें, जो बीता हुआ महीना है 2023 का, तो वहाँ पर उपभोक्ता अगर हम खाद्य मूल्य की मुद्रास्फीति की बात करें तो ये सामान्य तौर पर 2.91% थी, तो काफ़ी नियंत्रित है। लेकिन यहाँ पर चिंता का विषय ये है कि अगर हम अनाज की मुद्रास्फीति की बात करें तो वो 12.65% है और खाद्यान्न में ये बड़ा हिस्सा है, तो ये एक समस्या है।
तो इसे देखते हुए सरकार ने गेहूं की लिमिट के बारे में घोषणा करी है कि कम से कम अनाज के मूल्यों की जो वृद्धि दिख रही है मई में, उसमें थोड़ी सी गिरावट आए। साथ साथ आप देखें, जो हमने भी चर्चा करी कि पिछले महीने के आंकड़े ये भी कह रहे हैं कि मंडी के स्तर पर गेहूं के मूल्यों में 8% से ज़्यादा की एक वृद्धि है। तो ये बाजार में पहुंचते पहुंचते और ज़्यादा मूल्य बढ़ेगा, तो सरकार इसको भी नियंत्रित करना चाहती है। और अगर हम वर्तमान में यानी जून के पहले जो 12 दिन का समय है, यानी आप कह सकते हैं लगभग 2 हफ्ते का समय, तो मानसून की जो स्थिति है भारत में वो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि आंकड़े ये कह रहे हैं कि लगभग 20.6 मिलीमीटर एक तरह से सामान्य तौर पर जितनी भी एक एक्यूमुलेटिव यानी पूरा मिलाकर एक वर्षा होती है वो हुई है। लेकिन होना कितना चाहिए, लगभग 45 मिलीमीटर, यानी 52.4% बारिश की कमी आपको इसी समय दिखाई पड़ रही है। तो ये तो मान के चलिए वर्तमान सत्र तो प्रमुख रूप से धान के उत्पादन के लिए गेहूं का उतना असर यहाँ पर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये दिखा रहा है कि अगर मानसून की स्थितियाँ बेहतर नहीं रहती हैं तो धान के बाद आते हैं कि खरीफ के बाद हमारा रबी का सत्र आता है, तो सर्दियों का जो रबी का सत्र वहाँ पर एक तरह से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अब अभी भी ध्यान रखें कि लगभग भारत का 51% जो भी एक तरह से जो हम बुआई करते हैं, जो हमारा एक तरह से नेट सोन एरिया है जहाँ पर भारत में खेत में बुआई की जाती है, वो सारा क्षेत्र अगर हम देखें तो अभी भी वर्षा के जल पर प्रमुख रूप से निर्भर करता है, रेन फेड है। तो वर्षा जल पर अगर निर्भरता अभी भी इतने बड़े पैमाने पर है, और कुल खाद्यान्न उत्पादन का आप देखें जो वर्षा पर निर्भर करता है वो लगभग 40% है। तो अगर मानसून की स्थितियों में कुछ गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि चाहे धान की फसल अभी हो या आगामी जो रबी की फसल है वहाँ पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और इसीलिए सरकार पहले से ही एक तरह से कह सकते हैं कि आपातकालीन व्यवस्था के माध्यम से गेहूं का पर्याप्त भंडारण, बाजार में उपलब्धता और मूल्य को एक तरह से नियंत्रित करना चाहती है। और वैसे आप देखें, अगर हाल फिलहाल में एक महत्वपूर्ण जो घटना के बारे में कह सकते हैं कि लगभग एक इसको सिद्ध कर दिया गया, इसको प्रूव कर दिया गया है कि ये एल नीनो का समय एक तरह से शुरू हो चुका है। यानी अगर हम बात करते हैं प्रमुख रूप से प्रशांत महासागर का जो पूर्वी भाग है या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अगर हम पश्चिमी तटीय जो भाग है उसकी बात करें तो एल नीनो का प्रभाव हो चुका है। और उस कारण से जब भी आप देखें एल नीनो आता है तो माना जाता है हमारा मानसून एक कमज़ोर होता है, उस पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो एल नीनो के बारे में जो स्थितियां बोल दी गई कि ये एक तरह से इसका एक अराइवल हो चुका है, तो ये कहीं ना कहीं मानसून पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा, और आंकड़ा हम जून के पहले 12 दिन में देख भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वर्षा में अगर मानसून में कुछ कमी आती है तो उत्पादन घटेगा, और सरकार इसके लिए पहले से एक तरह से आप देखें एक तैयारी यहाँ पर करके रख रही है। आप ये ध्यान रखें कि स्टॉक को लेकर बहुत बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि सरकार का मानना है कि लगभग 112 अगर हम मिलियन टन की बात करें, इससे ज़्यादा का गेहूं का उत्पादन है, और ये एक तरह से आप देखें रिकॉर्ड स्तर है। तो ये उत्पादन सरकार की तरफ से माना जा रहा है कि 2022-23 के लिए है। अगर हम इसी आंकड़ों को प्रमुख रूप से देखें 21-22 में, तो माना जा रहा है कि ये आंकड़ा लगभग 107 मिलियन टन से थोड़ा ज़्यादा था। और अगर हम सबसे एक बड़े रिकॉर्ड स्तर की बात करें तो ये माना जाता है 20-21 का, जब सरकार के आंकड़े ये कहते हैं कि लगभग 109 मिलियन टन से ज़्यादा का गेहूं का उत्पादन था। लेकिन अभी आप देखें 112 मिलियन टन 2022-23 के लिए माना जा रहा है। तो ये रिकॉर्ड स्तर का गेहूं उत्पादन है। लेकिन जो स्थितियां एक तरह से यहाँ पर वर्षा को लेकर हैं या जो ताप वृद्धि की स्थितियां हैं, ये प्राकृतिक स्थितियां हैं, तो उनको लेकर सरकार इनको नियंत्रित नहीं कर सकती है। तो इसीलिए आपातकालीन व्यवस्था के माध्यम से किसी भी तरह की जमाखोरी, किसी भी तरह की कालाबाजारी न हो पाए, क्योंकि ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं कि जमाखोरी, कालाबाजारी हो रही है, उससे भी गेहूं के मूल्य बढ़ रहे हैं। तो सरकार उसको रोकने के लिए इस कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से एक तरह से आगे बढ़ रही है। तो भविष्य में गेहूं के मूल्य नियंत्रित रहें, प्रमुख रूप से मुद्रास्फीति नियंत्रित रहे, और उपभोक्ताओं को सामान्य कीमत पर गेहूं या उसके जो उत्पाद है वो मिल पाए, सरकार की प्रमुख रूप से यही प्राथमिकता है। तो इस चर्चा के आधार पर एक प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। भारत में अंतिम बार गेहूं के भंडारण पर सीमा 2 दशक पूर्व लगाई गई थी। अब हमने बात किया ये 15 वर्ष पहले यानी 2008 की घटना थी, न कि 2 दशक यानी 20 वर्ष पुरानी। तो पहला कथन गलत है। भारत विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए, चीन के बाद हम गेहूं की बात करें, धान की बात करें, दोनों में ही चीन के बाद हम दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं। तो पहले हम नहीं है, तो गलत है। गेहूं की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकारी घोषणा में खरीफ के साथ जारी होता है। देखिए, पहली बात तो गेहूं के बारे में आप ध्यान रखिए, ये खरीफ नहीं है, एक तरह से क्या, ये रबी की फसल है। तो सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं का जारी होता है, लेकिन खरीफ की नहीं, रबी की फसल के बारे में जो घोषणा होती है उसमें जारी होता है। तो तीसरा कथन भी गलत है। तीनों असत्य है। तो हमारा उत्तर है डी, सभी आपके जो कथन है वो असत्य है। तो आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं।
इकॉनमी एसेंशियल के इसी तरह से आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण जो टॉपिक है इकॉनमी को, उनको लेकर हम आपके सामने दोबारा प्रस्तुत होंगे। हमारी इस पहल को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। तो आगे इसी तरह के आर्थिक समाचारों के लिए इकॉनमी एसेंशियल की हमारी सीरीज में आप इसी तरह से बने रहें। आप सभी अपना बेहतर तरीके से ध्यान रखें। धन्यवाद।